हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है, क्योंकि जो आपका 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉमन सब्जेक्ट है आईएमडी, ठीक है, आईएमडी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन ऑफ जो मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंधन का जो कार्य है, जो प्रबंधन का कार्य है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन कौन से कार्य होते हैं उनमें डीपली जाके हम समझेंगे कि जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, बारीकी से क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रबंधन व्यवस्था के विभिन्न पहलू होते हैं। ठीक है, जो मैनेजमेंट होता है व्यवस्था के विभिन्न पहलू होते हैं। इसका एक पहलू यह है कि इसके मूल कार्यों की पहचान कर ली जाए जिनसे मिलकर यह प्रबंध व्यवस्था बनी है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला जो पहलू है वो है इसके मूल्यों, इसके कार्यों की पहचान कर ली जाए। ठीक है, कि जो भी इसके मूल्य हैं, जो इसके कई कार्य है उसकी पहचान की जाए जिनसे मिलकर यह प्रबंधन व्यवस्था बनी है। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रबंधकीय कार्य सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में एक समान होते हैं, जो फोरमैन के स्तर से मैनेजर के स्तर तक लागू होते हैं। तो कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगा फोरमैन होगा, मैनेजर होगा, वर्कर होंगे, ये सारी चीजें आपके किसमें आती हैं, मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से प्रबंधन के कार्यों को निम्न 8 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, जो भी आपका मैनेजमेंट है उसके कार्य जो है, उसके जो फंक्शन है उनको 8 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको 8 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है आपका फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग मतलब होता है पूर्वानुमान। ठीक है, सेकंड है आपका प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या होता है? नियोजन। थर्ड है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है? संगठन। फोर्थ है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब क्या होता है? स्टाफिंग ही होता है जो भी आपके स्टाफ है। पांचवा है आपका डायरेक्टिंग, ठीक है, निर्देशन। छठवां है आपका कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या होता है? समन्वय। अगला है आपका 7वां नंबर है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है? नियंत्रण। 8वां क्या है आपका? डिसीजन मेकिंग, ठीक है, निर्णय लेना। ये सारी चीजें आपकी किसमें आती हैं? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब चलिए जानते हैं एक एक करके बारी से, इसको डीपली में समझते हैं। फॉरकास्टिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, सारी चीजें आपको डीपली में आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फॉरकास्टिंग क्या होता है, पूर्वानुमान। ठीक है, तो पूर्वानुमान में सबसे पहला जो आपको पॉइंट मिलेगा, यह नियोजन से पूर्व की प्रक्रिया है। ठीक है, जो भी आपकी प्लानिंग होती है उससे पहले की जो प्रक्रिया होती है वो फॉरकास्टिंग होती है। पहले आप पूर्वानुमान लगाएंगे, उसके बाद ही आपको प्लानिंग करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, यह अनुमान किया जाता है कि भविष्य में क्या करना है। यह अनुमान सभी बातों के लिए किया जाता है, जैसे बिक्री हुआ, उत्पादन हुआ आदि। ठीक है, यह अनुमान जो फॉरकास्टिंग है, जो पूर्वानुमान लगाया जाता है कि भविष्य में क्या क्या प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, कितने वर्कर्स लगेंगे, कितना कॉस्ट लगेगा, ये सारी चीजें आपके फॉरकास्टिंग में आ जाती है। ठीक है, पूर्वानुमान में आ जाता है। अगला जो पॉइंट है, पूर्वानुमान की प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम बिक्री के पहलू पर विचार किया जाता है, उसके बाद उत्पादन पर और इन सबके पश्चात लागत, पूंजी, निवेश, क्रय और लाभ हानि पर विचार किया जाता है। सबसे पहला जो पहलू होता है वो उत्पादन का होता है। ठीक है, सबसे पहला जो पहलू होता है वो बिक्री पर होता है, उसके बाद आपका उत्पादन पर होता है। ठीक है, सबसे पहले बिक्री पर होता है, उसके बाद आपका उत्पादन पे होता है, उसके बाद ही आपका लागत पे होता है, फिर आपका पूंजी निवेश पे होता है, क्रय होता है, फिर आपका लाभ हानि पर विचार किया जाता है। ठीक है ना। इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा कि जो पूर्वानुमान है वो क्या होता है। अगर हम लोग शॉर्ट में समझे पूर्वानुमान, अगर कोई भी कंपनी है तो कंपनी की जो प्लानिंग है उससे पहले कुछ पूर्वानुमान लगाया जाता है कि भविष्य में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो ज्यादा चलने वाला है, ज्यादा बिक्री होने वाला है, ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। ये सारी चीजें आपकी फॉरकास्टिंग में आ जाती हैं। ठीक है ना। अब हम लोग सेकंड देखने वाले हैं
प्लानिंग क्या होता है, नियोजन जिसको हिंदी में बोलते हैं। प्लानिंग क्या होता है, तो फर्स्ट इसमें टॉपिक जो फर्स्ट पॉइंट है, नियोजन का कार्य उत्पाद, बिक्री आदि के पहलुओं पर विचार करना है। ठीक है, जो प्लानिंग का कार्य है, जो प्लानिंग का फंक्शन है, वो क्या है, आपका उत्पाद है और बिक्री आदि के पहलुओं पर विचार करना है। जो भी प्रोडक्ट आपके बनाए जा रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं उन पर विचार करना है। ठीक है, अगला आपका जो पॉइंट है, भविष्य की क्रियाओं के विषय में प्रबंधन नियोजन द्वारा निर्णय लेता है। ठीक है, जो भी आपका मैनेजर है या फिर जो भी मैनेजमेंट को देख रहा है, वही आपका सभी क्रियाओं को निर्णय लेता है कि भविष्य में किन किन क्रियाओं के विषय में आपके जो भी मैनेजमेंट है वो करना है। ठीक है, अगला है आपका, भविष्य के कार्यों को निर्धारित करने के लिए नियोजन एक तर्कसंगत अर्थपूर्ण योजनाबद्ध मार्ग है। ठीक है, तो जो भी आपके भविष्य में कार्य होने वाले हैं, फ्यूचर में जो भी काम होने वाले हैं, जो भी प्रोडक्ट बनने वाले हैं, उसको निर्धारित करने के लिए जो प्लानिंग है एक तर्कसंगत अर्थपूर्ण नियोजनबद्ध मार्ग है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, प्रत्येक प्रबंधकीय कार्य यदि वह दिमागी है या शारीरिक है, नियोजन के साथ कठोरता पूर्वक जुड़ा रहता है। ठीक है, तो प्लानिंग में आपका क्या होता है, दिमागी भी हो सकता है आपका और शारीरिक भी हो सकता है। ठीक है, तो जो प्लानिंग होता है वो आप दिमाग से भी करते हैं और कुछ शरीर का भी एफर्ट होता है इसमें। ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है, उचित प्रकार से नियोजन के अभाव में प्रतिष्ठान की गतिविधियों, जो भी आपकी इंटरप्राइजेज हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कि गतिविधियों में परस्पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर हम लोग अच्छे तरीके से प्लानिंग ना करें तो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी इंटरप्राइजेज है उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इस पे ध्यान देना होगा। अगला जो पॉइंट है, इंटरप्राइज या फिर जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरप्राइज के लिए या फिर जो भी आपके इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण व्यक्ति, पदार्थ, जो भी आपके मैन है, ठीक है, जो भी आपके मटेरियल हैं, जो पदार्थ हैं और जो भी आपके डिवाइसेस हैं, जो मशीनें हैं, का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उनका पूर्ण नियोजन करना अति आवश्यक है। तो पहले से प्लानिंग करना, जितने भी आपके वर्कर्स हैं, जो भी आपके मटेरियल हैं या फिर जो भी आपके डिवाइसेस हैं जो आपको कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका पूर्ण नियोजन करना, पहले से उनकी प्लानिंग करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी प्लानिंग में, नियोजन में आ जाती हैं। ठीक है ना। अब तीसरा जो आपका है इसमें ऑर्गेनाइजिंग है, संगठन। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या है, संगठन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिष्ठान का मानवीय ढांचा तय किया जाता है और कार्य आवंटित किए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन है, तो संगठन एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो भी आपके इंटरप्राइजेज है उनका जो मानवीय ढांचा है उसको तय कर दिया जाता है कि इतने काम को इतने लोगों के द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, और अलग अलग कार्य को अलग अलग व्यक्तियों को डिवाइड कर दिया जाता है, दे दिया जाता है करने के लिए। ठीक है ना। इसमें अगला जो पॉइंट है, संगठन का स्वरूप तैयार करने में कंपनी के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रबंधकीय स्तर पर तथा उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के स्तर पर कार्य का आवंटित किया जाता है। ऐसी व्यवस्था में प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, इसके आगे देखते हैं, के स्तर पर कार्यों का आवंटन किया जाता है। ऐसी व्यवस्था में प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिकार व उत्तरदायित्व सौंप देता है और इसके अनुसार ही कर्मचारीगण अपने अपने दायित्वों को निर्वहन करते हैं। तो पहले में ही मैंने बताया है कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जितने भी काम होते हैं उनको काम को डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग लोगों को एक एक काम दे दिया जाता है कि आपको एक काम करना है, आपको एक काम करना है, आपको एक काम करना है। ठीक है, यही है आपका ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद देखते हैं अगला जो पॉइंट है, संगठन का ढांचा इस प्रकार होना चाहिए जिसमें कर्मचारीगण अपने अधिकारों का सीमा जानते हों और उत्तरदायित्वों को पहचानते हों। तो संगठन का जो ढांचा है, जो आपका आकार है, इस तरह से होना चाहिए जिसमें जितने भी आपके वर्कर्स हैं या फिर जो भी काम करने वाले हैं कंपनी में, उनको अपना अपना दायित्व को समझाना जरूरी है। उनको जितने भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उनको समझना जरूरी है। इनकी एक सीमा तक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, उनका भी एक लिमिटेशंस होता है और उनके जो भी उत्तरदायित्व होते हैं उसको पहचानना भी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जो अगला आपका पॉइंट है वो है स्टाफिंग।
स्टाफिंग क्या होता है, जितने भी स्टाफ होते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, यह वह प्रोसेस है जिसके अंतर्गत प्रबंधन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का चुनाव करता है। जो भी मैनेजर है वो जो भी अधीनस्थ कर्मचारी का चुनाव करेगा, उन्हें ट्रेनिंग देगा, प्रशिक्षित करेगा और उन्हें तरक्की देते हुए सेवानिवृत्त करते हैं। ठीक है, जो भी मैनेजर होते हैं वो जो भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनका चुनाव करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, फिर उनकी तरक्की को देखते हुए फिर उनको प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी स्टाफिंग में आ जाती हैं। अगला पॉइंट, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें कर्मचारियों के रिक्त स्थानों को भरा जाता है और नए सर्जित स्थानों पर नियुक्तियां की जाती हैं। ठीक है, तो यह एक ऐसा प्रोसेस होता है स्टाफिंग, जो भी मान लेते हैं कोई कंपनी है, उसमें जितने भी आपके कर्मचारी काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो कुछ वर्कर्स काम छोड़ के चले गए, तो उनके स्थान पे नए वर्कर्स को लाना, इस सारा चीज किसमें आ गया है, आपका स्टाफिंग में। ठीक है, इसके बाद जो अगला आपको देखने को मिलेगा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब होता है निर्देशन। इसमें आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत अधीनस्थ कर्मचारियों के वास्तविक कार्य का निर्देशन कंपनी के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, जो भी आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको वास्तविक मार्ग का डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको इस डायरेक्शन में काम को करवाना है या फिर करना है। ठीक है, ताकि जो कंपनी का जो एम बनाया गया है, जो प्लानिंग की गई है, ठीक है, उस पर खड़े उतर सके जो कंपनी है। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा निर्देशन के अंतर्गत कर्मचारियों का उत्प्रेरण, गाइडिंग और पर्यवेक्षण करके कंपनी के एम की पूर्ति की जाती है। ठीक है, जो भी आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको गाइड किया जाता है, उनको बहुत कुछ समझाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, ताकि जो भी कंपनी के एम है, उद्देश्य है, उसकी पूर्ति की जा सके। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए जो भी आपकी डायरेक्टिंग है, निर्देशन है, उसके लिए कुछ बातें आपको सम्मिलित करनी है, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देना, कार्य करने के लिए कर्मचारियों का पथ प्रदर्शन करना, फिर आपका अगला है कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण करना, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारीगण कंपनी की योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जो भी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको देखना। ठीक है, जो भी काम किया जा चुका है कर्मचारी के द्वारा, उसको फिर से देखना कि जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो अच्छे से अपने काम को कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। इसमें देखने को मिलेगा आपका जो ए पॉइंट है वो लीडरशिप, नेतृत्व। सेकंड आपका है कम्युनिकेशन, संचार। थर्ड है आपका मोटिवेशन, उत्प्रेरण। फोर्थ है आपका सुपरविजन। ठीक है, पर्यवेक्षण। तो ये सारी चीजें आपके किसमें अंतर्गत आती हैं, डायरेक्टिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा छठा जो पॉइंट है आपका वो कोऑर्डिनेटिंग है, समन्वय। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग में क्या है आपका, इसके बारे में देखते हैं। इसका अर्थ होता है व्यक्तिगत प्रयासों में तालमेल बैठाकर कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति करना। जो भी आपका कंपनी के द्वारा अपना एम बनाया गया है, उसको तालमेल, सभी व्यक्तियों के प्रयास को मिलाकर तालमेल अच्छे से बिठाकर कंपनी का जो उद्देश्य बनाया गया है, जो एम पहले से प्लान किया गया है, उसकी पूर्ति करना ही क्या है, आपका कोऑर्डिनेटिंग है, समन्वय है। ठीक है, जो भी आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, सारे वर्कर्स एक दूसरे से प्रेम भावना से काम करें, ये सारी चीजें आपकी कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि कंपनी के सभी परिसंपत्तियों और कर्मचारियों में चूल से चूल का नाता जोड़कर उनमें संबद्धता कायम करने का ही समन्वय कहते हैं। ठीक है, जो भी मैंने पहले ही बताया है कि जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनमें एक दूसरे में प्रेम भावना जागृत करना, ठीक है, अच्छे से सब लोग मिलजुल कर काम करें, ये आपका समन्वय में आता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग में आता है। इसके बाद देखते हैं समन्वय की गतिविधियों के अंतर्गत इस प्रकार की योजनाएं तैयार की जाती हैं जिनसे अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित हो, उनकी गतिविधियों को रेगुलेट कर सके और उनके बीच संचार का माध्यम सशक्त कर सके। ये चीजें आपका कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय के अंतर्गत आती हैं। अगला जो पॉइंट है, इसके अंतर्गत प्रतिष्ठान में जो भी आपके इंटरप्राइजेज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें
कार्यरत कर्मचारियों में परस्पर घनिष्ठ संबंध बनाना भी है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो कोऑर्डिनेटिंग है मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, बैलेंस बना के काम कराना, ठीक है, जो भी कर्मचारी जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको बैलेंस बना के अपने काम को करवाना, एक इसमें आता है, कोऑर्डिनेटिंग में आता है, समन्वय में। इसके बाद जो 7वां पॉइंट है वो है आपका कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग का हिंदी है आपका नियंत्रण, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है यह एक ऐसी कला है जो कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का परिमाप बताती है और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। तो कंट्रोलिंग का मतलब है कि जो भी आपके कर्मचारी के कार्य समाप्त हो रहे हैं उनका परिमाप बताती है कि कितने काम कर्मचारी के द्वारा किया जा चुका है, ठीक है, और उन्हें लक्ष्य की ओर निर्देशित करना भी क्या है, आपका कंट्रोलिंग है। जैसे कोई वर्कर है जो अपने काम से इधर उधर जा रहा है तो उसको कंट्रोल करना ही क्या है, आपका कंट्रोलिंग है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, इसके अंतर्गत प्रोग्राम गतिविधियों का मॉनिटरिंग करना तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मार्ग उत्पन्न प्रतिरोधों का निराकरण करना सम्मिलित है। तो कंट्रोलिंग में ये भी आता है कि जो भी आपकी प्रोग्राम गतिविधियों का मॉनिटरिंग करना है उसमें कंट्रोलिंग में आ जाता है, और फिर जो भी आपके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्ग उत्पन्न मार्ग के जो भी आपकी मार्ग बनाए गए हैं उसमें जो बैरियर्स हैं, जो प्रतिबाधा है उसको समाप्त करना, ये सारी चीजें आपके कंट्रोलिंग के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, कंट्रोलिंग प्रोसेस के द्वारा फर्स्ट पॉइंट मानक निर्धारित होता है, कार्य निष्पादन का मापन होता है, सुधार के मार्ग प्रशस्त होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, मानक निर्धारित होगा जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है, कार्य निष्पादन का मापन होगा, कितना काम किया गया है, फिर आपका सुधार के मार्ग में प्रशस्त होगा, ठीक है। पहले कितना काम किया जा चुका है, ठीक है, कितना काम समाप्त हो गया है, उस काम में क्या कमी रह गई उसको फिर सुधार किया जाता है। ये सारी चीजें आपकी में कंट्रोलिंग के अंतर्गत आती हैं। अगला जो लास्ट पॉइंट है आपका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब होता है निर्णय लेना, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा निर्णय लेना ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा अनेक क्रियात्मक मार्गों में से कोई एक मार्ग चुना जाता है जिससे वांछित परिणाम हो सके। ठोस एवं तर्कपूर्ण निर्णय लेना एक प्रबंधक का विशिष्ट कार्य है। तो जो भी आपका मैनेजर है, ठीक है, प्रबंधक है, उसका जो काम है वो ठोस और तर्कपूर्ण निर्णय लेना जो है वो विशिष्ट कार्य है एक मैनेजर का, ठीक है। डिसीजन मेकिंग से समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई भी काम है तो उसमें कोई अगर आपको आ जाता है कि इस काम को करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, ठीक है, इस तरह से आप कंफ्यूजन में है, तो जो इसका काम होगा मैनेजर का होगा कि जो भी कंपनी के लिए, कंपनी के भलाई के लिए काम हो, ठीक है, उसमें उस काम को हाँ या ना करे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है डिसीजन मेकिंग। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगले लेक्चर में ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो लेक्चर में जो भी आपके टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि जो आपका फंक्शन है जो मैनेजमेंट का वो क्या है, ठीक है, इसके कितने पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को बारीकी से आपको समझाया जा चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।